हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। कल हमने जो क्लास ली थी उसमें वर्णमाला के स्वर वर्णों को पढ़ लिया था। अब आज हमारी दूसरी क्लास है वर्णमाला की, तो इसमें हम व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला थी हमारी व्यंजन वर्ण पढ़ना था। व्यंजन तो व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन 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 वे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। ये जो है जब भी प्रयोग किए जाएंगे, बोले जाएंगे या लिखे जाएंगे तो स्वर की सहायता से ही लिखे जाएंगे। जैसे जो वर्ड स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ड स्वरों की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन अर्थात स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी अन्य व्यंजन की सहायता या किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं होती है प्रयोग करने के लिए, जबकि व्यंजन जो होते हैं उनको प्रयोग करने के लिए स्वरों की सहायता होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हमने लिखा है, मान लीजिए राम, हमने लिखा राम, तो राम राम वर्ड अगर हम इनको अलग करेंगे तो रा हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा प्लस मा हो जाएगा, फिर अलग लगाएंगे आ हो जाएगा। तो इस माँ से जो ये आ निकला है यही स्वर है और ये व्यंजन है। तो व्यंजन जो था इसमें आ नहीं मिला होता तो इसका कोई अस्तित्व नहीं था। बिन स्वरों के बिना जो है व्यंजनों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और अगर हम लिखें थोड़ी देर के लिए, मानिए ना, हमने ना लिखा, हमने पा लिखा, इन वर्डों को हमने लिखा है जो व्यंजन वर्ड हैं, पर हम इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। जब भी हम इनको लिखेंगे तो ना में हलंत लग जाएगा, ये आधा हो जाएगा, इसके साथ फिर छोटा आ बाहर निकल जाएगा। अब ये जो है व्यंजन को अगर हम सोचें इस आ को हटा दें तो इस ना व्यंजन को प्रयोग कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। अब हम पा को देख लेते हैं, पा में जब हम हलंत लगाएंगे तो यहाँ से छोटा आ बाहर निकलेगा, इसको स्वतंत्र रूप से पा को भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो व्यंजनों को जो है स्वतंत्र रूप से बोलना जो है ये असंभव है। अब हम व्यंजन के अन्य प्रकार के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखते हैं व्यंजन के अन्य प्रकार के बारे में। व्यंजन के अन्य प्रकार के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। एक होते हैं व्यंजनों की संख्या, पहले देख लेते हैं, उसके बाद में अन्य प्रकार के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, जैसे हमने कहा व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या जो है वह होती है 33 व्यंजन होते हैं, परंतु एक होता है डा और ढा, ढा और रा। इन दोनों व्यंजनों को जब हम इसमें मिला लेते हैं 33 में तो इनकी संख्या जो है वह 35 हो जाती है। तो इन दोनों व्यंजनों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त या तारण जात। उत्क्षिप्त भी बोलते हैं और इनको तारण जात भी बोलते हैं, इन दोनों का। अब हम आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के प्रकार में हम देखेंगे पहले स्पर्श व्यंजन। पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में देखेंगे। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या जो है 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये 5 वर्ग में प्रयोग किए जाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन में पहला होगा
का वर्ग, फिर होगा चा वर्ग, फिर होगा टा वर्ग, फिर होगा ता वर्ग, फिर होगा पा वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। इसमें का से लेकर माँ तक के 25 वर्णों को शामिल किया जाता है। तब इनकी का से माँ तक ये टोटल 25 व्यंजन होते हैं। अब इसमें हम का, खा, गा, घा और अंगा, ये हो गया। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, मिया हो गया। उसके बाद में टा वर्ग में आते हैं तो टा, ठा, डा, ढा और अड़ा हो गया। ये 5 हो गए। अब ता वर्ग में हम आते हैं तो ता, था, दा, धा और ना, ये हो गया। उसके बाद में पा वर्ग में आते हैं तो पा, फा, बा, भा और मा, ये 25 हो गए हैं। इनकी संख्या 25 है। अब हम इनको अलग कर लेते हैं। ऐसे इनको अलग कर लेते हैं। तो यही 25 वर्ड जो हैं इनको स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब इनको हमें साइड में ऐसे रहने देना है। इसके बाद में हम जानते हैं प्रारब्ध के आधार पर और घोषत्व के आधार पर कुछ व्यंजन होते हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे घोषत्व के आधार पर। हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर, घोषत्व या घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर अब हम देखने का प्रयास करते हैं। 2 होते हैं। एक होता है अघोष, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं, हमारी स्वर तंत्रियां, जो स्वर तंत्रिकाएं हैं, उनके माध्यम से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे घोषत्व कहते हैं। तो उसमें जो कंपन उत्पन्न होता है उसके आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक अघोष और दूसरा सघोष। जिसमें कंपन उत्पन्न होता है उसे सघोष या घोष बोलते हैं, और जिसमें कंपन नहीं उत्पन्न होता है उसको अघोष बोलते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर 1 में अघोष देखते हैं। अघोष, अघोष नंबर 1 में हमारा अघोष हो गया। तो अघोष में ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ऐसे ये हो गया। तो अघोष में वर्गीय व्यंजन का, अघोष में वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण आते हैं। अघोष में वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण आते हैं। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो प्रत्येक लाइन में 2-2 वर्ण हैं। तो टोटल यहाँ से लेकर का से लेकर और फा तक ये पूरा लाइन हो जाएगा। उसके बाद में ये पूरा लाइन होगा। तो का से लेकर फा तक इनकी संख्या 10 हो गई। हम लिख दे रहे हैं वर्गीय स्पर्शी व्यंजन का, व्यंजन का पहला व दूसरा वर्ण, व दूसरा वर्ण इसमें आता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 10 होती है। इनकी संख्या 10 है। इनकी संख्या 10 है। इनकी संख्या जो है वह 10 होती है। प्लस 10 तो ये हो गए, 10 ये हो गया पहला और दूसरा। इन्हें 12 से नोट कर सकते हैं, पहला दूसरा। प्लस इसमें आ जाएगा तीनों सा, सा और सा। ऊष्म व्यंजन जिसे बोलते हैं, ऊष्म और अंतस भी हम बता देते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? तो ऊष्म
होता है, इसमें तीनों सा आ जाता है और प्लस हा आ जाता है। इनको हम ऊष्म कहते हैं। ये ऊष्म हो गया। तो ये ऊष्म व्यंजन के तीनों सा इसमें आ जाते हैं। तो इनकी संख्या 10 और 3 मिलाकर के 13 हो जाती है। टोटल इनकी संख्या 13 होती है। अघोष की संख्या टोटल 13 हो जाती है। अब हम सघोष के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं सघोष। घोष इसको भी बोल सकते हैं और इसको सघोष भी बोल सकते हैं। तो हमने देखा अघोष, तो अघोष में जब पहला और दूसरा आ गया तो सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा। तीसरा हो गया, चौथा हो गया और उसके बाद पांचवा वर्ड होगा इसमें। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 5 1 में है, तीनों को जब हम मिलाएंगे तो इनकी संख्या 15 हो जाएगी। यहाँ से इनकी संख्या 15 हो गई, ये इनकी संख्या 15 हो गई यहाँ से। और उसके बाद में यहाँ ऊष्म का हा बचा है, हा ले लिए, प्लस अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतः धन अस्त, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें य, र, ल और व, ये 4 वर्ड अंतस्थ में आते हैं। तो ये 4 वर्ड भी इसी में आ जाएंगे। तो य, र, ल और व, ये 4 वर्ड जब इसमें आ जाएंगे तो इनकी संख्या 15 ये हुई है और 5 यहाँ से हो गई। तो इनकी संख्या टोटल हो जाती है 20। कुल संख्या इनकी हो गई 20। तो अघोष और सघोष हमारा फाइनल हो चुका है। अब हम इसके बाद से चलेंगे प्राणत्व के आधार पर, जो है अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ने के लिए। तो चलिए हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। अब आगे देखते हैं। प्राणत्व के आधार पर हम देखेंगे प्राणत्व। प्राणत्व तो जैसे प्राणत्व के आधार पर लिखते हैं कि आधार पर, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है पहला अल्प प्राण, अल्प प्राण, पहला अल्प प्राण। तो हम यहाँ से देख लेंगे, इसको 2 भागों में अगर हम तोड़ते हैं तो अल्प का होता है कम, अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का अर्थ होता है वायु, अर्थात कम वायु। जब हम इन दोनों को तोड़ेंगे अल्प प्राण को, तो अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से कम आवाज निकलती है उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं। जिन्हें बोलते समय, जिन्हें बोलते समय कम वायु निकले, कम वायु निकले, तो इसमें कम वायु निकले। तो इसमें हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा। वर्गीय व्यंजन या समासी व्यंजन का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ड जो है, तो पहले में भी 5 है, तीसरे में 5 है और पांचवें में 5 है। तो यहाँ से तीनों को जब हम लेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 15। इनकी संख्या हो गई 15। अब उसके बाद में जब इनकी संख्या 15 हो गई है तो इसके बाद में हम इसमें से लेंगे, इसमें हम अंतस्थ व्यंजन को भी शामिल करेंगे। हमने अंतस्थ व्यंजन या, ला, ला और वा को लिखा है, तो इसमें हो जाएगा या, रा, ला और वा। इस प्रकार इनकी संख्या 15 4 19 हो गई। कुल संख्या इनकी 19 हो गई है। तो अल्प प्राण जो व्यंजन है उनकी संख्या कुल 19 है। अभी हम सभी स्वर के बारे में बताते हैं। सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वे सघोष और अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वरों को अगर हम इसमें लिखते हैं सभी स्वर, तो सभी स्वर भी आते हैं। अल्प प्राण में सभी स्वर भी आते हैं, इसमें सभी स्वर भी इसी में आते हैं। तो और सभी स्वर जो है
सघोष भी होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं। अब हम इसके बाद देखने का प्रयास करते हैं। हमारा अल्पप्राण हो गया और यहाँ से महाप्राण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं आगे। अब हमारा अगला होगा महाप्राण। महाप्राण, महा और प्राण या दो शब्दों के योग से बना है। महाप्राण दो शब्दों के योग से बना है। पहला है महा और दूसरा है प्राण। तो महा का अर्थ हम लेंगे अधिक से, महा का अर्थ हम यहाँ लेंगे अधिक से, और प्राण का अर्थ लेंगे वायु। अर्थात जिन शब्दों को बोलते समय या जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण बोलते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय अधिक वायु निकले, जिन्हें बोलते समय अधिक वायु निकले उन्हें महाप्राण बोलते हैं। अब इसमें हमने अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा लिख लिया था, तो हमारे पास बचा है सिर्फ दूसरा और चौथा। दूसरा यहाँ से बचा है और चौथा। तो दूसरा जैसे खा, छा, ठा, था और भा, ये हो गया। उसके बाद चौथे में धा, झा, ठा, धा और भा, इतना हो गया। तो सब मिलाकर इनकी संख्या हो गई 10। यहाँ से इनकी संख्या 10 हो गई। और इसमें जब हम अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन को ले लिए हैं तो दूसरे में महाप्राण में हम ऊष्म व्यंजन को लेंगे। तो इसमें तीनों स और स और हा, इन तीनों को लिखेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 14। इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है? इनकी टोटल संख्या हो जाती है 14। अब हमारा अल्पप्राण महाप्राण खत्म होता है यहीं पर। अब हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो आगे हमारा होगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम कुछ और जानकारी फिर से बताते हैं। चलिए अंतस्थ व्यंजन के बारे में फिर से आपको बताते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हमारा होगा अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद में ऊष्म व्यंजन और उसके बाद में हम पढ़ाएंगे उच्छिष्ट द्विगुण। ये तो एक बार बताएं लेकिन फिर से हम एक बार क्लियर करते चलेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हमारा हो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ, ऊष्म अगर हम देखें तो जो तेज होता है, ऊष्म अर्थात तेज से अर्थ इसका हम निकालेंगे। तो ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ड आते हैं, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। इधर से उधर हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर वहाँ एग्जाम में जाते समय हमें ये ध्यान रखना है कभी कभी इनके बारे में सीरियल वाइज पूछ सकता है। तो यही है इनका सीरियल वाइज। ये चारों वर्ड जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और हा है, हा को काकल वर्ड भी बोलते हैं, काकल वर्ड या काकल व्यंजन भी बोल सकते हैं। हा को काकल व्यंजन भी बोलते हैं। और अब आगे हम देखने का और प्रयास करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन के बारे में तो अंतस्थ व्यंजन को हमने 4 बताया था। या हम वा लिख दे रहे हैं पहले क्योंकि कुछ और बताना है। वा, रा और ला। सीरियल क्रम पर आपको सीरियल क्रम जो इसका है उसी से चलना है। या, रा, ला और वा से सही से चलना है। हमने इधर उधर लिख दिया है। तो या और वा जो है इन दोनों को हम बोलते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर जो कभी स्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, कभी व्यंजन के रूप में। और इसके बाद में हम आगे रा है हमारा, तो रा को हम बोलते हैं पार्श्विक या लुंठित व्यंजन। पार्श्विक या लुंठित, लुंठित, पार्श्विक या लुंठित। और
एक मिनट रुक जाइए। रा, रा को हम बोलते हैं परकंपित या लुंठित पार्श्विक, परकंपित या लुंठित, परकंपित, परकंपित या लुंठित, क्योंकि इसे बोलते समय हमारी जीभ जो है वह मुड़ जाती है और हल्का कंपन मारत करती है। रा को बोलते समय हमारी जीवा जो है वह हल्का मुड़ जाती है ऊपर की ओर और हल्का कंपन करती है, इसीलिए इसे परकंपित या लुंठित बोलते हैं। और ला है, ला को हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। अब हम उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में बताते चलते हैं। उत्क्षिप्त, इसको द्विगुण भी बोलते हैं, द्विगुण, इसको तारमजात भी बोलते हैं, तारमजात भी बोलते हैं। तो इनकी संख्या जो है 2 है, डा और डा, इनकी संख्या 2 है। हमारा ये यहाँ से इतना क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। ये जो है सा, सा, साहा, इन तीनों को जब हम अलग करते हैं तो इनको कहते हैं ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। जैसे हमने ऊष्म व्यंजन यहाँ लिखा है तो यहाँ हो जाएगा ऊष्म संघर्षी भी उनको बोलते हैं, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी। और अब हम स्थान के बारे में बताते हैं, उच्चारण स्थान के बारे में बताते चलते हैं इसी वीडियो में। तो उच्चारण स्थान हम जानेंगे, जो किन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे द्वारा कहाँ से किस भाग के द्वारा किया जाता है। तो हम फिर से लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर का वर्ग, चावर, टावर, टावर और पावर। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा हो जाएगा। उस चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और या हो जाएगा। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा हो जाएगा। ता, था, दा, धा और ना हो जाएगा। पा, फा, बा, भा और मा हो जाएगा। अब देखिए का वर्ग, का वर्ग का उच्चारण स्थान का वर्ग है, तो का वर्ग का हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? तो का वर्ग हमारे, जब हम का वर्ग का किसी भी अक्षर को बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान हम तालु से करते हैं। कहाँ से? तालु से बोलते हैं। ओ सॉरी, का वर्ग का उच्चारण स्थान हम कंठ से बोलते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान हम कंठ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। तो इसमें कंठ से जब बोलते हैं तो इसमें आ जाएगा, इसके साथ साथ छोटा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, प्लस हा भी आ जाएगा कंठ से। इतना कंठ से हो जाएगा। चा वर्ग, तो इसका उच्चारण स्थान हम तालु से करते हैं, तालु से करते हैं। तो इसमें छोटी आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी और बड़ा सा आ जाएगा। इसका उच्चारण स्थान हम तालु से करते हैं और इसमें या भी आ जाएगा। इनका उच्चारण स्थान हम तालु से करते हैं। अब टावर देख लीजिए, टावर का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा होता है, मूर्धन जिसको बोलते हैं, मूर्धा होता है। इसमें री आ जाएगी, रा आ जाएगा और खट्टी सा आ जाएगा। ये भी 3 वर्ड इसमें आएंगे। अब हम टावर का देखते हैं। अब हम टावर देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें लिरी आ जाएगी, छोटा सा आ जाएगा और पूरा टावर आ जाएगा। अब पावर की बात करते हैं। छोटा हुआ आ जाएगा, बड़ा हुआ आ जाएगा। पावर, सॉरी लिखने को भूल गया। टावर जो होता है, टावर का उच्चारण स्थान दंत से होता है। तो टावर के जब उच्चारण स्थान करेंगे तो दंत से होगा। इसमें लिरी या ला आ जाएगा
और छोटा सा आ जाएगा। उसके बाद में इसका उच्चारण, पावर का उच्चारण हम वोल्ट से करते हैं, वोल्ट से करते हैं। इसमें ये पांचों वर्ड आ जाएंगे, उसके बाद में छोटा हुआ आ जाएगा और बड़ा हुआ आ जाएगा। इसमें इन वर्णों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार हमारा उच्चारण स्थान यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। यदि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।